वेलकम टू लफ्ज़ अकेडमी इस्लामाबाद। आज का टॉपिक है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एक्ट हम पढ़ रहे हैं। ये इस्लामी यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर का कोर्स है। ये किस सब्जेक्ट में है? आप लोगों का जो बिज़नेस लॉ है उसके अंदर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एक एक्ट मौजूद है, उसी के ऊपर ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। ये पेपर है 2023 का एनुअल का। इसका 8वां जो क्वेश्चन है उसमें आपको सवाल आया है डिफरेंट राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर्स अंडर द लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट। या कह रहे हैं कि जो पार्टनर्स हैं उनकी क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ बनती है इस एक्ट के अंडर, लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट के अंडर। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग ये नोट्स खरीदना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप के अकाउंट से खरीद सकते हैं। इनके लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आंसर के अंदर आपने सबसे पहले सेम हेडिंग देनी है, वही जो आपने क्वेश्चन में पढ़ी है वही हेडिंग आप जब दे दें, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन की हेडिंग दें। इंट्रोडक्शन की हेडिंग देने के बाद आप लिखेंगे पार्टनर्स आर द हार्ट ऑफ द लायबिलिटी। यहाँ पे कहने के जो पार्टनर है वो इस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का एक दिल है, यानी कि एक तरह का मुहावरा है, बट इसमें बात यूँ की जा रही है कि ज़ाहिर बात है पार्टनर्स के बगैर तो ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट नहीं बनेगा, यानी कि ये इदारा नहीं बनेगा लिमिटेड लायबिलिटी वाला। तो पार्टनर्स का मेन रोल अदा होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने ये बात लिखी। दे कंट्रीब्यूट कैपिटल, मैनेज द बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट। यहाँ पे हमने बताना है कि जो पार्टनर्स हैं वो इस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के इदारे में कैपिटल यानी कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कैपिटल को पैसा कहते हैं जो इन्वेस्ट किया जाए। उसके अलावा ये इस बिज़नेस को रन भी करते हैं, यानी कि मैनेज करते हैं। उसके अलावा प्रॉफिट भी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जो भी प्रॉफिट इस बिज़नेस ने कमाया है। फिर हमने बताना है कि जो एलएलपी एक्ट है, यानी कि यही लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट है जो 2017 में बनाया गया, ये क्लियरली डिफाइन करता है, यानी कि क्लियरली बताता है कि इन पार्टनर्स के क्या राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगी और क्या क्या मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन पे लगेंगी। ये सारी चीज़ें ये एक्ट हमें बता देता है। इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग, ट्रांसपेरेंसी एंड लीगल प्रोटेक्शन। इस एक्ट के होने से क्या फ़ायदा होगा कि जो पार्टनर्स हैं वो बहुत सही तरीके से काम करेंगे, यानी कि ये जो बिज़नेस है एलएलपी वाला लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का बड़ा अच्छे से स्मूथ फंक्शन करेगा, बहुत क्लियरली, यानी कि ट्रांसपेरेंट होगा सब कुछ। के ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये कि क्लियरली सब बंदे को पता चल जाएगा कि ये पार्टनर्स किस तरह से काम कर रहे हैं, इनके राइट्स क्या हैं, इनकी ड्यूटीज़ क्या हैं। इस एक्ट का ये फ़ायदा है कि हमें क्लियरली समझ लग जाती है कि किस तरह से लोग वर्क करें। उसके अलावा लॉ से भी इन पार्टनर्स को बहुत प्रोटेक्शन मिलती है इस एक्ट के होने से। अनलाइक ट्रेडिशनल पार्टनरशिप, एलएलपी पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लायबिलिटी। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप मीन्स कि जो आम पार्टनरशिप एक्ट है जो इससे पहले वाला है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, बट उससे पहले भी एक पार्टनरशिप का एक्ट मौजूद है। वो उसको हम ट्रेडिशनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो पुराना है, पहले का बनाया गया। लेकिन ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है ये पार्टनरशिप से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस वाले एक्ट में ये फ़ायदा होता है ना कि सारे पार्टनर्स को सेपरेट ट्रीट किया जाएगा। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि एक बंदा जिम्मेदार है तो सारों को जिम्मेदार ठहराया जाए, ऐसा नहीं होगा इस लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट में। बट पार्टनरशिप में ये होता था कि एक भी गलत काम करे तो सारों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है उसकी हरकत पे। ठीक है, तो ये बात यहाँ बताएगी। उसके अलावा आपने बताना है कि जो एलएलपी है, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो इदारा है वो भी बिल्कुल कंपनी की तरह एक सेपरेट एंटिटी है, यानी कि एक नॉर्मल पर्सन की तरह इस इदारे को ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि आपने कंपनी लॉ में पढ़ा था कि कंपनी भी एक पर्सन है लॉ की नज़र में, यानी कि कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, यानी कि कंपनी के बंदे का नाम नहीं लिया जाएगा, कंपनी का नाम लिया जाएगा कि कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम से केस कोर्ट में लेके जा सकती है और कंपनी को कोई भी चैलेंज कर सकता है, यानी कि कोई भी कंपनी को कोर्ट में लेके जा सकता है। तो इसी तरह ही ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का इदारा है ये भी आम इंसान की तरह एक लीगल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाएगा, जो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है, बेच भी सकती है और किसी का कोर्ट में केस भी लेके जा सकती है। मीनिंग ऑफ अ पार्टनर, अब हमने पार्टनर का मीनिंग बताना है। तो पार्टनर एक तरह का मेंबर होता है एलएलपी के इदारे में, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के इदारे में ये पार्टनर एक मेंबर होता है जिसका काम ये होता है कि कंट्रीब्यूट्स इन कैपिटल, यानी कि ये पैसा इन्वेस्ट करता है और जो जितना उसने पैसा इन्वेस्ट किया है उसी के हिसाब से उसको प्रॉफिट बांटा जाएगा। ये चीज़ जो होती है पार्टनर होता है एलएलपी के अंदर। पार्टनर्स कैन बी इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट बॉडीज़। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पार्टनर्स एक आम इंसान भी हो सकता है और पार्टनर्स कंपनीज भी हो सकती है, यानी कि कंपनीज के लोग भी अपने आप को इस एलएलपी के अंदर पार्टनर्स भी बना सकते हैं।
पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ द एलएलपी नॉट ऑफ ईच अदर। यहाँ भी ये कह रहे हैं कि जो पार्टनर्स हैं वो इस इदारे के एजेंट हैं। एजेंट होते हैं जो इस इदारे के लिए काम करते हैं, इदारे को आगे लोगों पर रिप्रेजेंट कराते हैं ताकि और लोग आएँ इस इदारे में, इसलिए इनको एजेंट्स कहा जाता है। लेकिन पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट्स नहीं होते। पार्टनर्स एक दूसरे के क्या होते हैं? पार्टनर्स होते हैं, यानी कि पार्टनर्स एक दूसरे के पार्टनर्स कहलाए जाएंगे। लेकिन ये पार्टनर्स इस कंपनी के क्या कहलाए जाएंगे? एजेंट्स, क्योंकि ये कंपनी कह रही हूँ, इस एलएलपी को आगे लोगों पर रिप्रेजेंट कराते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स की भी डिफरेंट काइंड है। तकरीबन यहाँ पे 3 तरह के पार्टनर्स हैं। 3 नहीं है, सिर्फ 2 तरह के पार्टनर्स हैं। एक ये यहाँ पे लिखा है, एक ये यहाँ पे। पहला है हमारे पास डेजिग्नेटेड पार्टनर। डेजिग्नेटेड पार्टनर का मतलब ये है कि 2 पार्टनर्स ऐसे लाजमी होने चाहिए जिनके पास कंपनी की इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा हो, जिनको हम थोड़ा सा ज़्यादा जिम्मेदार ठहरा सकें बाकियों के कंपेयरिंग, इसलिए हम इनको डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कहते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर लीगल कंप्लायंस, फाइलिंग रिटर्न एंड मेंटेनिंग ऑर्डर। और इन 2 बंदों का काम ये होता है कि लीगल कंप्लायंस यानी कि लॉ रिलेटेड कोई भी अगर केस चल जाए इस एलएलपी के ऊपर, इस इदारे के ऊपर, तो यही 2 पार्टनर्स उस कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा इनके पास फाइलिंग रिटर्न यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको जमा कराना है, तो ये इन्हीं का काम होएगा। उसके अलावा जो भी इस कंपनी कह रही है, उस एलएलपी का रिकॉर्ड है, वो यही 2 पार्टनर्स मेंटेन रखेंगे, यानी कि रिकॉर्ड को संभाल के रखेंगे। तो इस तरह की इनकी जिम्मेदारी बाकी पार्टनर्स के कंपेयरिंग थोड़ी सी ज़्यादा होएगी। मस्ट बी इंडिविजुअल एंड रेजिडेंट इन इंडिया। यहाँ पे आप पाकिस्तान भी लिख सकते हैं। आपने बताना है कि ये जो 2 बंदे हैं ये उस इलाके के अंदर रहते हों जहाँ पे एलएलपी का इदारा बनाया गया है और उसी जगह के शहरी हों। जैसे कि हम पाकिस्तानी हैं तो हमें यहाँ का रेजिडेंट भी माना जाएगा। इसीलिए ये बात यहाँ बताई गई है कि जिस बंदे को मेन काम हम दें, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम दें बाकी पार्टनर्स के कंपेयरिंग, तो जिनको ज़्यादा जिम्मेदारी दी जा रही है, तो ज़ाहिर बात है वो बंदा भी ऐसा होना चाहिए जो उस इलाके में रहने वाला हो, ठीक है, जिस पर ट्रस्ट भी ज़्यादा किया जा सके। फिर आगे आता है अदर पार्टनर्स। अब हमने बाकी पार्टनर्स का बताना है। कैन बी इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट बॉडीज़। बाकी पार्टनर्स या तो आम इंसान हो सकते हैं या तो कंपनी के बंदे भी हो सकते हैं, यानी कि किसी कंपनी के बंदे भी एलएलपी के भी पार्टनर्स बन सकते हैं। ये बात कॉर्पोरेट बॉडीज़ के अंदर आपने बतानी है। फिर आता है फोकस ऑन मैनेजिंग बिजनेस एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स। बाकी के जो पार्टनर्स होते हैं उन 2 के अलावा जो हमने ऊपर पढ़े थे, इनका काम होता है कंपनी के अंदर मज़ीद जो बिज़नेस है उसको मैनेज किया जा सके और प्रॉफिट जो आएगा उस प्रॉफिट के जो पैसे हैं वो सारे पार्टनर्स के साथ बराबर डिवाइड हो जाएंगे। ज़ाहिर बात है जिसने जितना हिस्सा पैसा लगाया होगा उतना ही उसको प्रॉफिट मिलेगा। नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइलिंग डॉक्यूमेंट्स एंड कंप्लायंस। और इन पार्टनर्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि मज़ीद डॉक्यूमेंट्स और बाकी की चीज़ें ये मैनेज करें, क्योंकि ऑब्वियसली उसके लिए पहले 2 बंदे ऑलरेडी हमारे पास हैं। इन्हीं का काम होता है सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा कराना और बाकी चीज़ें, तो ये बाकी के पार्टनर्स ये काम नहीं करते। फिर आता है राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। अब यहाँ पे राइट्स आपने बताना है। तो पार्टनर्स एंजॉय सर्टेन राइट्स यूजुअली डिफाइंड इन द एलएलपी एग्रीमेंट। आपने बताना है कि जो पार्टनर्स हैं उनके पास कुछ राइट्स मौजूद होते हैं इस एग्रीमेंट के अंदर। अब एलएलपी एग्रीमेंट क्या होता है? ये जो एग्रीमेंट है इसके बगैर ये इदारा बन ही नहीं पाता। तो एग्रीमेंट में क्या फ़ायदा होता है कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे इस एग्रीमेंट पे साइन करते हैं, फिर वो एग्रीमेंट किसी इदारे से हम रजिस्टर कराते हैं। रजिस्ट्री के बाद क्या फ़ायदा होता है कि एक एलएलपी इदारा हम बना देते हैं जो फिर चलता है, ठीक है। तो ये जो एलएलपी का जो एग्रीमेंट है इसके अंदर हर पार्टनर्स के कुछ राइट्स बताए जाते हैं। तो सबसे पहला राइट इस एग्रीमेंट में बताया गया राइट्स टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जितना प्रॉफिट आएगा वो सारे पार्टनर्स पे बांटा जाएगा बराबर। ज़ाहिर बात है जिस पार्टनर ने जितने पैसे लगाए हैं उस हिसाब से उसको प्रॉफिट दिया जाएगा। पार्टनर शेयर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द एलएलपी एग्रीमेंट, यानी कि जिस तरह से एग्रीमेंट में बताया गया उसी तरह से पार्टनर्स को प्रॉफिट्स डिवाइड किए जाएंगे बिजनेस के। पर राइट्स टू पार्टनर्स पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। पार्टनर्स कैन बी इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग एंड। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि पार्टनर्स जो है उनके पास ये राइट भी होगा कि कंपनी का कोई बड़ा डिसीजन अगर लेना है तो वो ले सकते हैं, कंपनी को मैनेज कर सकते हैं। राइट्स टू इंस्पेक्ट अकाउंट एंड रिकॉर्ड। इनके पास पूरा राइट होता है कि ये एलएलपी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को, यानी कि इस कंपनी में कितने ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं, कितने पैसे आए हैं और गए हैं, वो सारा कुछ ट्रांसपेरेंट होता है इन पार्टनर्स के हाथों में। यानी कि ये लोग क्लियरली जब दिल चाहे फाइनेंस के रिकॉर्ड्स कंपनी के देख सकते हैं। फाइनेंस के रिकॉर्ड्स होते हैं पैसे के रिकॉर्ड्स। फिर आता है राइट्स टू इंडेमनिटी। पार्टनर्स हैव द राइट्स टू बी रीइम्बर्स्ड फॉर द एक्सपेंसेस इंक्योर्ड व्हाइल कैरिंग आउट द एलएलपी बिजनेस। ये थोड़ा वर्डिंग मुश्किल हो गई है। इसमें आता है यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये वर्डिंग्स मुश्किल हमने बताना है कि अगर
कोई लॉस हो जाए कंपनी कह रही हूँ इस एलएलपी के बिजनेस में कोई लॉस हो जाए, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की मदद से हेल्प लेके पैसे वसूल कर सकता है। तो ये चीज़ होती है राइट्स टू इंडेमनिटी में। तो ये अगर आप स्किप करना चाहें स्किप भी कर सकते हो। देन वी हैव ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। अब इन पार्टनर्स की क्या ड्यूटीज होती है? सबसे पहले हमने बताना है कि ड्यूटी इनकी ये है कि एक दूसरे के साथ ईमानदारी के साथ चलें, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है। फिर आपने ड्यूटीज़ को भी मजीद एक्सप्लेन करना। तो पहला ड्यूटी है फॉलोइंग दी एलएलपी एग्रीमेंट, यानी कि एग्रीमेंट में जो भी बातें बताई गई हैं उनको इन पार्टनर्स को फॉलो करना है, और उसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही उन पार्टनर्स को चाहिए कि वो उस एलएलपी के बिजनेस को मैनेज करें। नॉट एक्टिंग अगेंस्ट दी एलएलपी इंटरेस्ट, और यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी एलएलपी के अकॉर्डिंग चीज़ें चलनी चाहिए उसी के मुताबिक ही पार्टनर्स को एक्शन लेना है। लेकिन अगर कोई भी पार्टनर्स इस एलएलपी के खिलाफ जाएगा या कोई ऐसा एक्शन लेगा जो उस एलएलपी के बिजनेस को प्रॉफिट ना दे सके, फ़ायदा ना दे सके, तो फिर वो चीज़ सही नहीं मानी जाएगी। इसलिए पार्टनर्स की ड्यूटी बनती है कि एलएलपी के इंटरेस्ट के मुताबिक ही, फ़ायदे के मुताबिक ही एक्शंस ले, कोई भी ऐसा काम ना करे जो एलएलपी बिजनेस को नुकसान दे। फिर आता है फुल डिस्क्लोजर ऑफ द पर्सनल इंटरेस्ट। एनी पर्सनल इंटरेस्ट इन द एलएलपी ट्रांजैक्शन मस्ट बी डिस्क्लोज टू द अदर पार्टनर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि एलएलपी से रिलेटेड कोई भी पार्टनर को कोई ख़ास इंटरेस्ट हो, कोई ख़ास पैसे का इंटरेस्ट हो, तो उस पार्टनर को चाहिए कि वो बाकी पार्टनर से अपने इंटरेस्ट के बारे में, अपनी नीयत के बारे में शेयर करे कि उसने क्यों इस एलएलपी को ज्वाइन करा और किस मकसद से ज्वाइन करा, ये चीज़ बताए। फिर आता है कंट्रीब्यूटिंग एग्रीड कैपिटल। कंट्रीब्यूटिंग एग्रीड कैपिटल का मतलब है कि हर पार्टनर को बताया जाए कि आप कितना देना चाहते हैं, कितने पैसे देना चाहते हैं, ताकि आपका भी प्रॉफिट उतना ही मिले। तो जो पार्टनर जितना अफोर्ड कर सकता है उतने पैसे फिर वो लगाएगा। सपोज ये बंदा ज़्यादा लगा रहा है पैसे, तो दूसरा वाला इसकी कंपेयरिंग थोड़ा कम लगाएगा। वहीं पे जो तीसरा वाला है वो इससे भी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर देगा। तो इस तरह से जितने इन्वेस्ट करेंगे उसी के हिसाब से इनको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये लोग आपस में कितने पैसे उन्होंने देने हैं ये चीज़ एग्री की जाती है, आपस में ये लोग डिसाइड करते थे। ये चीज़ें सेटिंग में लिखी है। फिर आगे आता है कंप्लायंस ड्यूटीज़। इसका मतलब है डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बारे में बताना है कि जो दो बंदे थे जिनका हमने जिक्र किया था, ये दो वो पार्टनर्स होते हैं जिनके ऊपर थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बाकी के कंपेयरिंग, क्योंकि इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स को जमा कराना होता है, कोई रजिस्ट्री के प्रोसेस करने होते हैं, और कभी कभी कोर्ट में कोई केस लग जाए तो इन्हीं दो बंदों में से कोई एक कोर्ट में जाता भी है। फिर आगे आता है एडमिशन एंड दी सेजिशंस ऑफ दी पार्टनर्स। एडमिशन एंड सेजिशंस को अलग मैंने कर दिया। एडमिशन क्या होता है? न्यू पार्टनर कैन ज्वाइन एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट, यानी कि नए एग्रीमेंट को ज्वाइन कराना होता है एडमिशन। और ऐसे ही आप किसी को ज्वाइन नहीं करा सकते अगर एग्रीमेंट में ये चीज़ बताई गई है कि एलएलपी के बिजनेस के अंदर किसी और बंदे को आप ज्वाइन करा सकते हो एज अ पार्टनर, तो फिर आप करा सकते हैं। फिर आगे आता है एग्जिटिंग पार्टनर यूजुअली गिव कंसेंट। और जिस भी बंदे को अपने आप को निकालना है इस बिजनेस से, जिस भी पार्टनर को निकालना है, तो वो सबसे पहले परमिशन लेगा बाकी पार्टनर से, तभी वो अपने आप को निकाल सकता है। फिर आता है चेंजेस मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। और जो भी इस तरह की चेंजेस हो, यानी कि किसी नए बंदे को ऐड किया जाए या किसी पुराने बंदे को निकाला जाए, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी रजिस्ट्रार के ऑफिस में देनी चाहिए जहाँ से आपने एलएलपी के बिज़नेस को रजिस्टर कराया। उसी रजिस्ट्रार को चाहिए आपको कि आप उनको जाके सारी इन्फॉर्मेशन दें जो भी चेंजेस हुई हैं, चाहे पार्टनर्स ऐड हुए हैं या पार्टनर्स गए हैं या जो भी प्रोसेस है, कोई भी तब्दीली है, आप इनसे जाके वो बताएं कि ये चीज़ चेंज हो गई है, ये चीज़ प्लीज़ आप रिकॉर्ड में लिख दें। अब ये काम कौन करता है? वही दो पार्टनर्स करते हैं। उन्हीं दो पार्टनर्स की जिम्मेदारी होती है किस तरह के कोई चेंजेस हो जाए या कोई भी चीज़ हो जाए, वो इस रजिस्ट्रार के इदारे से जाके अपडेट करा दें। फिर आता है सेजिशन। सेजिशन होता है पार्टनर्स कैन लीव वॉलंटरी रिटायर और बी एक्सपेल्ड एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट। सेजिशन का मतलब होता है निकल जाना। तो इसमें यह बताया कि पार्टनर्स अपनी मर्जी से, वॉलंटरी मीन्स अपनी मर्जी से छोड़ सकता है इस एलएलपी के बिजनेस को, या वो पार्टनर रिटायर कर जाता है, या उस पार्टनर को ज़बरदस्ती एक्सपेल किया जाता है, निकाल दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि उस पार्टनर ने कोई ऐसी हरकत की होती जो नुकसान दे रही होती है उस एलएलपी के बिजनेस को। तो इन सब प्रोसेस को हम कहते हैं सेजिशन। चाहे आप अपनी मर्जी से निकालो, रिटायर कर जाओ, या किसी को ज़बरदस्ती निकाला जाए, ये सारा कुछ सेजिशन में आता है। प्रॉफिट शेयर एंड द लायबिलिटी आर सेटल्ड अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट। और सारे बंदों की जो जिम्मेदारी है पार्टनर्स की, जितना प्रॉफिट मिलेगा, ये सारा कुछ एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। रजिस्ट्रार इज नोटिफाइड फॉर चेंजिंग इन डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं वही बात जो मैंने बताई कि वही दो बंदे
की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है कि वो रजिस्ट्रार को इन सारी चेंजेस के बारे में बताए कि कौन आया है नया पार्टनर, कौन चला गया नया पार्टनर। वही सेम बात दोबारा यहाँ पे भी इन्होंने लिख दी है। फिर आता है लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स। अब आपने लायबिलिटीज़ बतानी है कि इनकी क्या जिम्मेदारी बनती है पार्टनर्स की। पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी फॉर LLP डेब्ट्स, यानी कि इस इदारे के ऊपर कोई पैसे देने हैं या कोई भी पैसों से रिलेटेड काम है तो सारे पार्टनर्स के ऊपर जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो पैसे को पूरा करे, क्योंकि हर पार्टनर की अपनी अपनी जिम्मेदारी है इस LLP के बिजनेस में। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में बी पर्सनलाइज फॉर नॉन कम्प्लायंस। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो खास दो पार्टनर्स हैं उनको हम और भी चीज़ों के लिए हम उनसे हेल्प ले सकते हैं। लायबिलिटी बिकम अनलिमिटेड इन केसेस ऑफ फ्रॉड एंड रॉन्गफुल एक्ट। यहाँ पे कहते हैं कि लायबिलिटी जो पार्टनर्स कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी कम है और वही पार्टनर सबसे ज़्यादा गलत हरकत कर देते हैं, फ्रॉड कर जाते हैं किसी के साथ, ये कह के कि हम तो इस LLP के बिजनेस ओनर हैं, खुद ही फ्रॉड कर रहे हैं, और फिर वो ये सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी कम है तो हमें फ्रॉड में नहीं फंसाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, जिसने फ्रॉड करा है उसी को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा और कंप्लीट जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ मौजूद है? सेक्शन 18 ऑफ द LLP एक्ट 2017। फिर आता है की प्रोविजंस रिलेटेड टू द पार्टनर्स। फिर आपने कुछ सेक्शंस ऐड कर देने हैं। सेक्शन 7 हमें बताता है कि ये कहाँ से सेक्शन लिए। पहले तो हमने बताना है कि सेक्शन LLP का जो एक्ट है, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का जो एक्ट है 2017 का, उन्हीं के ये सेक्शंस हैं। तो पहला सेक्शन 7 हमें बता रहा है कि कम से कम कितने पार्टनर्स होने चाहिए। ज़ाहिर बात है 2 पार्टनर्स कम से कम होने चाहिए इस बिज़नेस को रन करने के लिए। सेक्शन 9 कहता है कि जो 2 मेन बंदे हैं, 2 मेन पार्टनर्स हैं, उनके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। फिर आता है सेक्शन 18, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स लिमिटेड टू देयर कंट्रीब्यूशन। और कह रहे हैं कि पार्टनर्स पे सिर्फ उतनी ही जिम्मेदारी लगाई जाएगी जितना उन्होंने इस बिज़नेस पे, यानी कि इस LLP के बिज़नेस पे पैसा लगाया है। सेक्शन 32 कहता है एडमिशन एंड सजेशन के बारे में। पार्टनर्स मस्ट बी रिपोर्टेड टू द रजिस्ट्रार। वही सेम बात बताई गई है। सेक्शन 32 कहता है कि कोई भी नया पार्टनर अगर आता है या किसी पार्टनर को निकाला जाता है तो इस सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में रजिस्ट्रार को इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। और ये इन्फॉर्मेशन कौन पहुंचाएगा? वही 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। फिर आता है कंक्लूजन। जो ऊपर पड़ा है वो दोबारा से आपने इसमें लिख देना है। इतना ही था इस वीडियो में।